नमस्कार शशांक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, धन्यवाद। और आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शशांक जी, वनतारा में एक हथनी को ले जाने का मामला जो था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, एसआईटी का गठन किया गया और अब तो एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है वनतारा को। और साथ साथ ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कहीं पर भी जानवरों की खरीद फरोख्त में कोई अनदेखी नहीं हुई है नियमों की, बल्कि नियम कायदों के हिसाब से ही सब कुछ हुआ है। तो ये पूरा का पूरा मसला था क्या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था वनतारा को बदनाम करने का? अंजू जी, थोड़ा समझना पड़ेगा कि वनतारा एक ऐसा एक स्टेप है जो रिलायंस फाउंडेशन ने लिया है, जिसमें कि वो बेसिकली नेचुरल वाइल्ड लाइफ को बचाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे देश में इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से सरकारें ये कार्य करते आई हैं और अलग अलग नाम से, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सफारी हो या जू हो या नेशनल पार्क्स हो, उसके नाम पे अब ये वनतारा एक प्राइवेट इफेक्ट है जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में ये करने का प्रयास है। मेरा मानना है कि इनके किसी एक पर्टिकुलर एक्ट से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि अभी रिसेंट वाले हाथी वाली बात को, जैन मंदिर में वो हाथी था, बहुत लोग का आरोप था कि वो हाथी का सही से वहां पे रख रखाव नहीं हो रहा है और वनतारा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसको अपने पास अपने अंदर में लिया। बाद में महाराष्ट्र सरकार के सीएम ने खुद इन्वॉल्व होकर कहा कि हम उसको वापस उस मंदिर पे ले जाना चाहते हैं और रिलायंस ने भी कहा कि हाँ, अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो हम वापस भी देने के लिए तैयार है, हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात मान रहे हैं। तो अगर सिर्फ इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात पे अगर किसी को दिक्कत है तो कर सकता है, लेकिन यहाँ वैसी बात नहीं थी अंजू जी। ये पूरे के पूरे संस्था पर, रिलायंस पर, वनतारा के एज एन इंस्टीट्यूट पे प्रश्न उठा रहे थे और कह रहे थे कि ये पूरे की पूरी प्रक्रिया ही गलत है। ये कहने वाले कौन थे अंजू जी? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वो लोग हैं जो टारगेट करते रहते हैं हमेशा अंबानी, अडानी, टाटा या बिरला को। अंबानी, अडानी, टाटा या बिरला कौन है इस देश के लिए? ये जानने के लिए समझना पड़ेगा कि ये भारत राष्ट्र कैपिटलिस्ट कंट्री है, मिक्स्ड इकोनॉमी वाली कंट्री है और कोई भी कैपिटल प्रोवाइडेड कंट्री तभी आगे बढ़ सकती है जब वहां की कंपनीज, वहां की इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस करें, ग्रोथ करें। ये सारी कंपनीज को टारगेट किया जाता है इंटरनेशनल एजेंडा के द्वारा या उन संगठनों के द्वारा जो चाहते नहीं कि भारत का विकास हो। तो रिलायंस भी उस मार्ग में एक बाधा है जिसको ये टारगेट कर रहे हैं। अगर रिलायंस जैसी एक संस्था, वनतारा जैसा एक इनिशिएटिव ले रही है और इस देश के वाइल्ड लाइफ को इंक्लूडिंग हाथी को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है और उस पर जिस तरीके का एलिगेशन लग रहा है, मेरा मानना है कि ये बिल्कुल उस इकोसिस्टम का पार्ट है जो इस देश का भला नहीं चाहता है। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट को शायद कहना पड़ गया कि भारत में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो होने दीजिए, उस पर आप आरोप मत लगाइए जो जो निरर्थक है या जिनके पीछे कोई बैकिंग नहीं है या कोई एविडेंसेस नहीं है। और इस मामले में जो सबसे अहम बात है, वो जो वनतारा के वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे साहब, उन्होंने तो कोर्ट से ये भी गुजारिश की कि ये जो एसआईटी की रिपोर्ट है इसको पब्लिक ना किया जाए, सार्वजनिक ना किया जाए। तो इसकी वजह भी क्या, ये इकोसिस्टम ही है। अंजू जी, समझिए कि वनतारा या रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस फाउंडेशन के इस इनिशिएटिव के पीछे कौन लोग पड़े हुए हैं। और आज हरीश साल्वे को ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि वो जानते हैं, हरीश साल्वे, कि आज जब ये एसआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट मानते हुए कह रहा है कि वनतारा में कुछ गड़बड़ियां नहीं है, उस एसआईटी की रिपोर्ट को काट छाट करके सिर्फ पार्शियली प्रेजेंट करके न्यूयॉर्क टाइम जैसे अलग अलग बहुत सारे मैगजीन्स हैं जो इस देश के का भला नहीं चाहते और वो इस तरीके की अनर्गल बात करेंगे जिससे वनतारा का नाम खराब होगा और डिफेमेशन होगा। आप एक बात समझिए अंजू जी, ये वो देश है या ये वो देश की संस्थाएं हैं जो उनके देश में अदरवाइज बंदूक अलाउड है और सरेआम लोग गोलियां मारी जाती हैं और वो भारत जैसे देश में हमारे जानवरों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। तो ये इतनी बड़ी हिपोक्रेसी है कि जहां पे उनकी ह्यूमन राइट का कुछ वैल्यू नहीं हो रहा है, वो भारत में आके यहाँ के एनिमल राइट्स की बात कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो अनंत अंबानी ने बार बार कहा है, वनतारा का जो इनिशिएटिव है उन्होंने मुख्य तौर पर हाथी के लिए किया है और उन्होंने कहा है कि वो लॉर्ड गणेश को बहुत मानते हैं और उनको डेडिकेट कर रहे हैं वनतारा इनिशिएटिव को। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बंद किया आफ्टर एसआईटी इंक्वायरी, और एसआईटी की इंक्वायरी तो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज के अंदर में हुई है, जस्टिस चमलेश्वर, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही किया। हालांकि इस एसआईटी की जरूरत नहीं थी जब तक कि आपको पर्टिकुलर किसी इंसिडेंट पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुनिया भर के पत्रकार जो एजेंडाधारी हैं उनको आप देखिएगा तो तरह तरह के ऑपेड्स और आर्टिकल्स लिख रहे हैं जो कह रहे हैं कि वनतारा में इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है, वनतारा के पास परमिशन नहीं है या वनतारा खरीद फरोख्त कर रहा है जानवरों की, एक्सेट्रा।
क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज को इसकी जरूरत है? क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास पैसे की कमी है कि वो ये कार्य करेगा? रिलायंस, मुकेश अंबानी का जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो आज इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड में देखिए तो वन ऑफ द बिगेस्ट मोस्ट प्रॉफिटिंग कंपनी है। और जिस तरीके का टारगेट उनको किया जा रहा है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लेके, वो बहुत दुखदायी है। और जो भारत में उसके खिलाफ लिख रहे हैं वो और ज्यादा बुरा काम कर रहे हैं। अगर भारत में इस तरीके का कोई अच्छा कार्य हो रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनली फुलफिल की जा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका विरोध होना चाहिए। वंतारा अपने आप में बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। जानवरों को जिस तरीके से वहां प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और जब वंतारा खुला था तो मुझे याद है अंजू जी, अलग अलग न्यूज चैनल्स, अलग अलग यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया यूजर्स को इनवाइट किया गया था और कहा गया था कि आप आइए और देखिए किस तरीके का है। और अब आज जब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के निगरानी में जब ये एसआईटी ने जांच की और उन्होंने कहा कि कोई भी गलत नहीं है, तो मेरा मानना है कि प्रॉपर वंतारा को चलते रहना चाहिए और किसी भी तरीके के इस तरीके की इलीगल डिफेमेशन से बचना चाहिए। अंजू जी, एक और बात सिर्फ रिलायंस की नहीं है। एक बात और देखिए, 2 साल पहले भारत सरकार ने केनिया और साउथ अफ्रीका से बहुत सारे चीता भारत में लेके आए थे, क्योंकि चीता भारत में खत्म हो गया था। 2 साल में 20 चीता आए थे और उन 20 चीता से 12 और शावक पैदा हुए। उनमें से कुछ मर गए, जो ओरिजिनल चीता आए थे उनमें से कुछ मर गए, और जो बच्चे हुए उनमें से कुछ मर गए। लेकिन आज भी 24 चीता जिंदा है, बच्चे और बड़े मिला के। लेकिन जो एजेंडाधारी है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बहुत गलत हो रहा है, चीता को लाके मारा जा रहा है, या ये पूरा प्रोग्राम ही गलत है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि रिलायंस के खिलाफ, ये पूरा भारत के उस दार्शनिक शास्त्र के खिलाफ है जो पूरे विश्व के लिए एक मैसेज देना चाहता है कि हम एनिमल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ साथ। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जब हरीश साल्वे साहब ने कहा कि आप इस रिपोर्ट को पब्लिक मत कीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया इस बात से। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी ये बात समझ रहा है शशांक जी की कहीं ना कहीं ये मामला इतना ज्यादा इसीलिए तूल पकड़ा क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र था, किसी ना किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को बदनाम करने की साजिश थी। इस बात पर तो एक तरह से मुहर लग गई ना, वरना तो कितनी सारी रिपोर्ट्स आती हैं एसआईटी की, उनको सार्वजनिक किया ही जाता है, पब्लिक डोमेन में लाया जाता है कि क्या क्या जांच पड़ताल हुई, क्या क्या उसमें सामने आया। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ अंजू जी, अगर आप ऑर्डर देखिएगा तो ये तो कहा ही कि कॉन्फिडेंशियल रहेगी एसआईटी की रिपोर्ट, लेकिन साथ में 2-3 और पॉइंट्स कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत इंपॉर्टेंट। एक में कहा है कि अभी तक के जिस आरोप को लगाए गए हैं वंतारा के अगेंस्ट में, वैसे किसी भी आरोप को, सेम सेट ऑफ एलिगेशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा भारत के किसी भी जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम के सामने। यानी कि यह मामला बंद किया जाता है। दूसरा जो एक बात कहा है कि उन्होंने कहा है कि जो एसआईटी के कुछ सजेशंस हैं वो वंतारा अथॉरिटी को डायरेक्ट किया गया कि आप इसको कंसीडर और इंप्लीमेंट कीजिए। ऑब्वियसली कुछ अच्छे मेजर सजेस्ट किए गए होंगे, लेकिन साथ साथ उन्होंने वंतारा को यह भी ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपको लगता है कि आपको डिफेमेशन किया जा रहा है, आपका नाम खराब किया जा रहा है जानबूझकर, तो ऐसे सारे पत्राचार या जैसे आर्टिकल्स है उनको हटाने के लिए आप नेसेसरी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और हम आदेश दे देंगे उनको हटाने का। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो ओरल ऑब्जर्वेशन जिसकी वैल्यू की जाती है, उस ओरल ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको होने दीजिए। और जो पिटिशनर जो इनके खिलाफ, वंतारा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए तो उनको स्पष्ट कहा है कि नहीं, हम आपकी किसी बात को एंटरटेन नहीं करते हैं। जब मंदिर प्रशासन, जिस जैन मंदिर की बात हो रही है, जब मंदिर प्रशासन हमारे सामने नहीं है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है इस पूरे केस में, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि मंदिर प्रशासन ने तो कहीं भी हाथनी के मामले में सवाल नहीं उठाया ना। ये तो एक पर्टिकुलर ग्रुप था जो जिस तरह का कैंपेन सोशल मीडिया पर चला रहा था, उसमें तो साफ नजर आ रहा था कि वंतारा से कोई ना कोई 36 का आंकड़ा या 72 का आंकड़ा है, या रिलायंस ग्रुप के साथ कोई लेन देन है, इसीलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। तो किसी को भी समझ में आ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। और ये सिर्फ एक, जैसे मैंने कहा, भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जो कि कैपिटलिज्म की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने सोशलिस्ट आइकन्स को पूरा करते हुए, अपने ड्रीम्स को पूरा करते हुए। तो अगर कोई भी कंपनी डेवलप कर रही है तो उससे इन विदेशी ताकतों का नुकसान हो रहा है। और आज जब हमारा देश स्टार्टअप में बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, दुनिया के 3-4 नंबर पे हम आ गए हैं, जीडीपी के मामले में बहुत बढ़ रहे हैं, तो वो डायरेक्टली रिलेशन है कि हमारे कंपनीज कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं, जॉब प्रोवाइडर्स कितने बड़े हो रहे हैं। आज वंतारा जैसा संगठन है तो उसमें सोचिए कितने लोगों को वहां पे जॉब मिली होगी, कितना बड़ा इकोनॉमिकल बूस्ट हो रहा होगा, और एनिमल वाइल्ड लाइफ को तो फायदा हो ही रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे कंट्रीज, जैसे मैंने पहले भी कहा, जिनके यहाँ अपने गन राइट्स क्लियर नहीं है, जो अपने यहाँ पे रेसिज्म करते हैं, जो अपने यहाँ पे सिर्फ लोगों को इसलिए मार देते हैं क्योंकि उनका नस्ल अलग है, या वो इक्वालिटी नहीं रखते हैं,
चाहे वो रिलीजियस के आधार पे हो, सोसाइटी के आधार पे हो या क्लास के आधार पे हो, वो आज भारत को शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं और डायरेक्टली नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरीके के न्यूयॉर्क टाइम्स और इस तरीके की एजेंसीज के द्वारा लिखवा के या पिटीशन डलवा के कोर्ट्स में करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उन लोगों के ऊपर बहुत करारा तमाचा है ये। और मैं बेस्ट विशेष देना चाहूंगा कि रिलायंस फाउंडेशन जो ये वंतारा कर रही है, और भी संगठनों को आगे आना चाहिए और चाहिए कि इस देश को हम आगे कैसे ले जा सके, एनिमल वाइल्ड लाइफ को भी आगे कैसे ले जा सके। आजकल हम देख रहे हैं जो जिस तरीके से रोड की डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसमें भी कई जगह हमने देखा है कि ग्रीन बेल्ट को जिस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है, या कई जगह रोपवे का कॉन्सेप्ट आया है, या कई जगह जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी अदरवाइज होती थी, तो जो मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि भाई आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज काम करें, तो ये सब एक उसका पार्ट है कि किस तरीके से भारत एज अ राष्ट्र हम डेवलप भी कर रहे हैं और हम अपने एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सही जजमेंट है आज का। और ये जजमेंट इस मायने में भी बहुत सही है कि आगे से किसी भी अदालत में इस तरह का मामला एंटरटेन किया ही नहीं जाएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से उस पर एक फुल स्टॉप लगा दिया है, जो अपने आप में हम ऐतिहासिक ही मान सकते हैं। बिल्कुल 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 ऐतिहासिक है। और एटलीस्ट देखिए, कभी भी कोई भी एलिगेशन होता है तो पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर होता है। मैं हमेशा मानता हूँ कि एक्ट के ऊपर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वंतारा के ऊपर जो एलिगेशन था वो एंटायर वंतारा इंस्टीट्यूट पे था कि वंतारा कार्य ही गलत कर रहा है, उनके सारे प्रोसीजर गलत है, वो इलीगली एनिमल्स को रख रहे हैं, एनिमल्स का गलत व्यवहार हो रहा है, और अन्य तरीके के जो अनर्गल आरोप है जो अलग अलग यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया यूजर्स या पत्रकार लगा रहे थे। तो मेरे ख्याल से वो सब तरीके को बंद कर देता है। कह रहा है कि अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर एलिगेशन किसी चीज के ऊपर है तो आप लगाइए, बट आप एज एन इंस्टीट्यूट किसी को टारगेट मत करिए, जो आजकल एक फैशन बन गया है इस देश में। आप देखिए इलेक्शन कमीशन को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, या अडानी को कैसे हम हर बार टारगेट करते रहते हैं। तो उसी तरीके से वंतारा को टारगेट करने की कोशिश, और इनडायरेक्टली रिलायंस को टारगेट करने की कोशिश, और उसके थ्रू इनडायरेक्टली ये करने की कोशिश कि कोई और संस्था इस तरीके से आगे आकर एनिमल वाइल्ड लाइफ को बचाने का प्रयास ना करे। तो मेरे ख्याल से उन सबको एक तमाचा है कि इस तरीके की चीजें बंद होनी चाहिए। और शशांक जी, हमने सीएए के आंदोलन के दौरान देखा, हाँ, शाहीन बाग में भीड़ बैठी हुई थी सड़कों पर। हमने किसान आंदोलन के दौरान देखा, पता नहीं मामले कुछ और होते हैं और टारगेट पे हमेशा हमारे देश के बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं। ऐसा क्यों? और जब वो ऐसा करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं बाहर से इनको कोई डोज मिल रही है, बाहर से इनको फंडिंग मिल रही है कि इस पर्टिकुलर बिरादरी को टारगेट किया जाए। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिखता है। अंजू जी, ये अर्बन नक्सल की थॉट प्रोसेस है। इस देश को हमेशा वो चूड़न दिया गया है कि जो सक्सेसफुल है वो खराब है, जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो गरीबों का खून पसीना निचोड़ के उसकी चमड़ी उधेड़ के तभी वो सक्सेसफुल बना है। वो एक कम्युनिस्ट मानसिकता जो है वो हमेशा पिरो पिरो के दी गई है, चाहे वो बॉलीवुड के माध्यम से हो या जो उस समय के कम्युनिस्ट नेता है उनके माध्यम से दी गई हो। लेकिन मेरा मानना है कि अब समाज समझ गया है कि यह देश तभी आगे बढ़ सकता है जब यहाँ की कंपनीज डेवलप होंगे, जब यहाँ के जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो जॉब लेने की बजाय जॉब देने की एक अपेक्षा करेंगे। और इसीलिए आज देखिए, जब देश का जीडीपी बढ़ रहा है या यहाँ की कंपनीज बढ़ रही है, बड़ी हो रही है, या यहाँ का स्टार्टअप इकोसिस्टम बड़ा हो रहा है, या एमएसएमई को जिस तरीके से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो वो एक जो एजेंडा है उसको तोड़ने की कोशिश है। और मेरा मानना है कि धीरे धीरे हमारे लोग भी समझ रहे हैं ये बात। दूसरा एक अंजू जी, एक और बात है कि जो आपने सीए का एग्जांपल लिया, या अभी भी देखिए इलेक्शन कमीशन पे जिस तरीके से आरोप है, या बीच में सुप्रीम कोर्ट तक पे आरोप लग रहे थे, तो उस संस्थाओं पे जो आरोप लगाने की जो एक मानसिकता है वो अर्बन नक्सल्स की होती है हमेशा। बिकॉज उनको लगता है कि आप तंत्र पे ही प्रश्न उठा दें, संस्थाओं पे प्रश्न उठाए तो देश की जो डेमोक्रेसी है वो वीक होगी, अराजकतंत्र मजबूत होगा, वो सड़क पे आके दंगे करने लगेगा, जैसा हमने हाल फिलहाल में श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश में देखा है। तो वो एक मानसिकता हमेशा रहती है। लेकिन मेरा मानना है कि जो तीनों संस्थाएं इस देश की, उनको सुदृढ़ होकर कार्य करना चाहिए, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, और इस देश के मूल भाव को और इस देश के लोगों को आगे लेके चलना चाहिए, और इस देश का जो डेवलपमेंट जिस तरीके से भी हो सकता है वो करना चाहिए। ये होता रहेगा तो ये सारी चीजें साइड होती जाएंगी। और आज उसी का उदाहरण है कि एक प्राइवेट कंपनी ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, सरकार ने उसका समर्थन किया अधिग्रहण और इस सब में, जुडिशरी ने उसको आज क्लियर कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। सही टाइम पे सही डिसीजन आना बहुत जरूरी है किसी भी जजमेंट को सही तरीके से इंप्लीमेंट होने के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देश की संवैधानिक संस्थाओं को भी तो नहीं बख्शा जा रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठते हैं, अब तो चुनाव आयोग पर।
वोट चोरी का आरोप लेकर जो घूम रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अराजकता ही तो फैलाना चाह रहे हैं। अब उन्होंने ले देकर चुनाव आयोग को भी टारगेट पर ले लिया, क्योंकि एसआईआर से बड़ी दिक्कत हो रही थी, एजेंडा कुछ और है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो जानबूझकर है अंजू जी, वो ऐसा नहीं कि पहले ट्राई नहीं किया गया है, पहले भी ट्राई किया गया, अलग-अलग समय में ट्राई किया गया है। कभी वो प्रोसेस ऑफ वोट की बात करते हैं, ईवीएम पे डाउट करते हैं। जब वो फेल हो गया, तब वो अब बात कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन जो वो ईवीएम लागू करता है, वही गलत है। अगर अच्छा उसको लेके जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया तो सुप्रीम कोर्ट गलत हो जाएगा। अच्छा सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रेसिडेंट भी गलत है, प्राइम मिनिस्टर भी गलत है, सरकार भी गलत है, सब गलत है इनको छोड़ के। लेकिन अच्छी बात ये है अंजू जी इस देश में कि यहाँ की आम जनता को पता है कि ये सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है, और आम जनता को यही पता है कि इस सरकार से पहले वाली सरकार किस तरीके से कार्य कर रही थी। और दूसरा कि इस देश का जो ज्योग्राफिकल जो एक साइज है वो इतना बड़ा है कि, और जो जो प्रणाली है वो अच्छी है, तो हर स्टेट जरूरी नहीं कि बीजेपी के अंदर में है, तो बहुत सारे स्टेट है जो कांग्रेस के हैं, कुछ स्टेट कम्युनिस्ट के अंदर भी आते हैं, सांसद भी अलग अलग पार्टीज के हैं, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो रैशनली कि यहाँ अच्छा हो रहा है, यहाँ खराब हो रहा है। और किसी की भी कोई अच्छी चीजें और खराब चीजों को तुरंत आप मूल्यांकन कर सकते हैं, जो कि अदरवाइज जो आसपास के छोटे कंट्रीज हैं जहां पे ये नहीं था, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, उनसे कंपेरिजन में यहाँ हमारे देश में ये बहुत बड़ा लाभ है। तो अगर आज आपको भाजपा नहीं अच्छी लगती है तो कल आप कांग्रेस को ला सकते हैं, कांग्रेस नहीं अच्छी लगती है तो कम्युनिस्ट को ला सकते हैं, एंड अदर लोकल पार्टीज। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अपने आप में अद्भुत चीज है। दूसरा है कि हम डेमोक्रेसी को मानने वाले हैं, हम हिंदू समाज के लोग हैं मेजोरिटी, तो हमारा वो हमेशा से रहा है कि किस तरीके से कार्य करना है। अभी एक नया टारगेट है कि भाई कंपनीज को, इंडस्ट्रियलिस्ट को टैग करो, तो ठीक है, सबका एजेंडा अपना चलते रहना चाहिए, लेकिन इस देश को इन बाहरी ताकतों से और भीतरी बदमाशों से बच के रहना चाहिए। बिल्कुल। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने वनतारा को क्लीन चिट दे दी है और ये भी कह दिया है कि इसके बाद इस तरह की कोई भी शिकायत एंटरटेन नहीं की जाएगी देश की किसी भी अदालत में, तो जाहिर सी बात है ऐसी जमात को जो इस तरह के प्रोपेगेंडे करती है उनको एक करारा थप्पड़ उनके मुंह पर पड़ गया है। और वो तो इंतजार कर रहे होंगे कि एसआईटी की रिपोर्ट उनके हाथ में है तो उसको भी वो अपने तरीके से मैनिपुलेट करके छापे, वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में। वो मौका भी उनके हाथ से सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया है। आपने बड़े ही विस्तार से इस विषय पर जानकारी मेरे दर्शकों को दी। शशांक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू जी बुलाने के लिए, ये बहुत अहम मसला था और इस बारे में बात करके एक्चुअली बहुत अच्छा लगा है। धन्यवाद और सभी को जय हिंद मेरी तरफ से। जय हिंद।